हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक शाहजहाँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शाहजहाँ के बारे में देखते हैं, जिसमें आपको पता है कि शाहजहाँ का जो नाम था वो था शहजादा खुर्रम और इनका जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। तो चलिए इनके बारे में आगे देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन, यहाँ देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा और इस फिगर के माध्यम से आपको बताना है ऊपर दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र दर्शाता है। तो ये आपको कौन सा क्षेत्र दर्शाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ का क्षेत्र। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो आपका क्षेत्र है वो आपका किसका क्षेत्र है? तो यहाँ पे ये जो भी छायांकित है आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इतना ये आपको वाइट दिख रहा है, बाकी सब जो क्षेत्र है छायांकित है ये इतना, तो ये किसका है? तो ये आपका शाहजहाँ से रिलेटेड यानी शाहजहाँ का साम्राज्य है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कंधार, यानी बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कंधार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कंधार के निकल जाने से मुग़ल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो किसके कारण? तो यहाँ पे सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थयात्री कर की समाप्ति के लिए किसने मुग़ल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा कविंद्राचार्य। तो ये कविंद्राचार्य शाहजहाँ के आश्रित कवि थे और इनकी भाषा में वर्ज एवं अवधि का अनुपम समन्वय था। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहाँ की प्रशस्ति में परिणत की सरस्वती उपाधि धारक या विद्वान संस्कृत का ममग्र था। इसने बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। शाहजहाँ के वल्क अभियान का उद्देश्य था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, काबुल की सीमा से सटे वल्ख और बदखास में एक मित्र शासक को लाना। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? तो ये था आपका कलीम। तो देखिए शाहजहाँ ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम यानी अबू जलीह को राजकवि नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में आपके गिलानी, कुदसी, मीर महमूद कासी, सायब, सलीम, मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, सोदा, चंद्रभान, ब्रह्मन, हाजी दिलेरी, ये सब भी थे। नेक्स्ट है, मुमताज़ महल का असली नाम था। तो उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि कौन थी? तो ये आपकी शाहजहाँ की पत्नी थी। देखिए आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र शहजादा खुर्रम यानी शाहजहाँ के साथ हुआ। भविष्य में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल में। तो ये आपका हिंदू और ईरानी दोनों का क्या है? मिश्रण है। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहाँ ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शाहजहाँ। तो यहाँ देखिए दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। मुगल सम्राटों में शाहजहाँ सबसे महान भवन निर्माण करता था और उसके काल में चित्रकार और स्वर्णकार की कलात्मक संयोग हुआ। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले फिर आपके ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वारों से उत्तर तथा दक्षिणी से सामान्य प्रजा आया करती थी। यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया कि बादशाह पूरब के द्वार से आता था नमाज पढ़ने। नेक्स्ट है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो यहाँ हो जाएगा आपका शाहजहाँ। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये था आपका शाहजहाँ। इसके पहले आपका कहाँ था? आगरा। तो देखिए यहाँ 1628 में शाहजहाँ अब्बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण शानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा और आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए एक तरफ है आपका अलाई दरवाज़ा दिल्ली,
फिर है आपके पास क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, मोती मस्जिद, और मोती मस्जिद एक आगरा वाला और एक आपका दिल्ली वाला। तो चलिए यहाँ पे मिला देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ अलाई दरवाज़ा जो है इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा, तो ये आपका फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, तो यहाँ से मैच हो जाएगा। मोती मस्जिद आगरा, ये आपका शाहजहाँ, और मोती मस्जिद दिल्ली, ये आपका औरंगजेब। यानी चारों जो है आपका बिल्कुल सामने सामने होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो अभी आपने देखा शाहजहाँ ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। चलिए लाल किले के निर्माण का श्रेय अधिकारी कौन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, शाहजहाँ। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था आपके शाहजहाँ के शासनकाल में। तो देखिए उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया। दारा ने उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पुल में लघु अकबर की संज्ञा दी। यही नहीं, शाहजहाँ ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। मज्जम उल बहरीन जो दारा शिकोह है उनकी मूल रचना है। इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, तभी हमने देखा दारा शिकोह को दी थी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, तो सिर ए अकबर। सिर ए अकबर के लेखक थे तो वो थे आपके दारा शिकोह। अधोलिखित में से कौन एक दारा शिकोह की रचना है, तो वो हो जाएगा आपका मजमुल बहरीन। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका मजमल बहन यानी मजमल उल बहरीन जो है दारा शिकोह की मूल रचना थी, जबकि उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने सिर अकबर के शीर्षक के तहत किया था। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली। तो देखिए दारा शिकोह को मालिक जीवन नामक बलूची सरदार में औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया गया। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की आज्ञा दी। तो इन्हें कहाँ दफनाया गया था, तो दिल्ली में। किंतु इतिहास के अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, तो यहाँ पे हो जाएगा दारा शिकोह। तो देखिए हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा शिकोह। शाहजहाँ के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता तथा लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग, वशिष्ठ, भगवत गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, तो यहाँ पे हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव। तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के मुगल काल को स्वर्ण युग कहा था। देखिए डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहाँ का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध था। तथापि यह केवल कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार R.V.A. स्मिथ शाहजहाँ के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। R.S. शर्मा ने शाहजहाँ के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर जुमला जो था, इसने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा जो है उपहार में दिया था। देखिए तो मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सैयद था। यह मूल रूप से आर्दिस्तान का रहने वाला था और वह व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला आया और प्रारंभ में यह हीरे का व्यापार करता था। बाद में वह गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह यानी 1626 से 1672 की सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त किया। बादशाह शाहजहाँ ने मीर जुमला को 5000 का मनसब तथा उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2000 का मनसब प्रदान किया। इससे खीन होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार तथा संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे क्रोधित होकर शाहजहाँ ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजने पर दोनों संधि हो गई और यहाँ मीर जुमला भी औरंगजेब से आ मिला। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा शाहजहाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन
शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका औरंगजेब। तो देखिए शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 ईस्वी तक दक्कन का गवर्नर रहा तथा 1652 ईस्वी में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिस पर उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा, तो औरंगजेब। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो भी शाहजहां से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा औरंगजेब। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।